छब्बीस है तो उसमें उसमें डेट देख लेना मैंने आज वही है क्या बात ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज प्रारंभ होगी ये यूनिट लेसन चैप्टर यूनिट तो ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है हैं? हाँ पहले पढ़ेंगे इसके बाद सुने ठीक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन से आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन से आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क में क्या आता है कि श्वसन क्या चीज होनी चाहिए हाँ बेटा श्वसन से क्या मतलब होता है बताओ खड़े हो जाओ पहले तो खड़े हो आप बताओ बायोलॉजी है तुम्हारे पास नहीं है बायोलॉजी अरे नहीं होगी भाई श्वसन मेरा मतलब समझ में आया रेस्पिरेशन ये श्वसन कोई शब्द सुना है ये हाँ डायरेक्ट की है कितने बच्चों ने डायरेक्ट किया 12 तुम्हें रेस्पिरेशन का मतलब नहीं पता और नेट का सोच लिया तुमने हाँ बैठो क्या नाम है तुम्हारा सुहेल कौन बताएगा मुझे रेस्पिरेशन से जब आपके मस्तिष्क में क्या बातें आती हैं कितने बच्चे बता सकते हैं हमें श्वसन से क्या बात आती है समझ में जब हम श्वसन की बात करते हैं नहीं अब उनसे पूछूंगा जिनके हाथ नहीं खड़े क्योंकि मुझे पता होना चाहिए उन्हें रेस्पिरेशन का मतलब भी पता है नहीं पता है अभी एक हाँ बेटा तुम बताओ जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं श्वसन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारे दिमाग में हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हाँ श्वसन अभिक्रिया होती है ये तो आपने इस बात का आंसर दिया कि हम श्वसन क्यों करते हैं हमारा प्रश्न ये है श्वसन क्या होगा किसे हम श्वसन कहेंगे हाँ गैसों का आदान प्रदान इन्होंने कहा गैसों का आदान प्रदान श्वसन है चलिए एक बात आई है गैसों का आदान प्रदान और किसी के मन में कोई बात हाँ क्योंकि ऑक्सीजन की प्रजाति सभी ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करके उसे CO2 में तोड़ना और सर जी ATP बनाना एनर्जी बनाना ऐसे इन्होंने कहा है ग्लूकोज
यानी कि खाद्य पदार्थ का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। एक ने कहा गैसों का आदान प्रदान, एक ने कहा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना श्वसन है। इसके अलावा और क्या विचार आए तुम्हारे? चलो अब वो बच्चे बताएं जिनके हाथ खड़े थे, उनके मन में क्या बात आई। सब व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन से क्या अभिप्राय आया उनके मस्तिष्क में एकदम? हैं? क्या आया? एक्सेल और इनहेल, यानी कि सांस लेना। इनके मन इन्होंने कहा श्वसन का अर्थ है सांस लेना। और इसके अलावा अब ये लगने लगा इन तीनों बातों से कि भाई श्वसन की क्रिया में कहीं ना कहीं गैसों का कुछ योगदान है, और उनके योगदान से कुछ ना कुछ अभिक्रिया ऐसी हो जिससे कि ऊर्जा निकले। इससे पहले लेसन में हम आपको बता चुके हैं कि भैया श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन सॉरी पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को जटिल अणु को किसमें तोड़ा जाता है? सरल में, जिससे कि वो अवशोषित हो जाए। हैं? वास्तव में अवशोषण उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि उन्हें उस अवस्था में ले आए कि हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है ना, तो पाचन की प्रक्रिया में तो आपने देखा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे ऊर्जा निकली हो, या निकली है? पाचन की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ऊर्जा का निर्माण नहीं हमने पढ़ा। तो फिर ये ऊर्जा भोजन से बनती कैसे है और कहाँ बन जाती? अब ये प्रश्न आता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वसीय अम्ल में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरीन में कन्वर्ट हुआ, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हुआ, है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट। अब इनसे ऊर्जा निकालनी है। ये अणुओं की वो अवस्था आ गई जिससे हमें क्या लेनी है? ऊर्जा लेनी। क्या लेनी है बच्चों? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहां से लें, कैसे लें, ये एक प्रश्न है। हर एक प्राणी के सामने एक प्रश्न है। जो प्राणी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसे अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसके सामने एक प्रश्न है कि भाई ये ऊर्जा ले कैसे? ऊर्जा तो इन्हीं अणुओं से आनी है। अच्छा, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और जितनी ऊर्जा इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें मिल जाती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। जैसे अगर हम देखें ग्लूकोज का अणु है, उससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम से कितनी मिलती है? 4 कैलोरी। ऐसे ही प्रोटीन में भी लगभग इतनी ही ऊर्जा मिलती है एमिनो के 1 ग्राम से। लेकिन वसा के 1 ग्राम से हमें इससे डबल से भी ज्यादा 9.1 कैलोरी, 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अच्छा, 2 तरह की ऊर्जाएं हैं बेटा। एक ऊर्जा वो है जो उस पदार्थ को जलाने से मिलती, एक ऊर्जा वो है जो उस पदार्थ के ऑक्सीकरण से मिलती है। यानी आप जला नहीं रहे हैं लेकिन उसे ऑक्सीकृत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है इन ऊर्जा। ऊर्जा जितनी भी है
मिलेगी एटीपी के रूप में ही। किस रूप में मिलेगी? कितने बच्चों को एटीपी की फुल फॉर्म पता है? हाथ खड़ा करें। इतने बच्चों को एटीपी की फुल फॉर्म पता है। क्या होती है बेटा, आप बताओ। हाँ, एडिनोसिन ट्राई, इन्होंने कहा ये होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। बैठिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का एक सिक्का है। हमें, जैसे हम बाजार में जाते हैं और हमें सामान खरीदना होता है तो हमारी करेंसी रुपया है, तो रुपये से हम खरीदारी करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी करेंसी कौन है? एटीपी। और जब एटीपी से इसमें कुछ एनर्जी बॉन्ड होते, एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, ट्राई बोले तो तीन, और फास्फेट मैंने PO4-3। ठीक। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट कर ऊर्जा होती है रिलीज, तो एक फास्फेट अलग हो जाता है और बन जाता है ADP। कितने बच्चों को एडीपी की फुल फॉर्म पता है? फरहान, क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और टर्म होती है AMP। क्या होती है? AMP। कितने बच्चों को AMP की फुल फॉर्म पता है? हाँ, वो बच्ची। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैंने कहा था तीन अणु होते हैं, ट्राई हैं, तो ट्राई जब तीनों लगे हुए हैं उसके साथ, एडिनोसिन के साथ तीनों हैं, तो वो है ट्राइफॉस्फेट। एक कम हो गया, दो रह गए, तो बन गया डाइफॉस्फेट। और फिर एक और कम हो गया तो क्या बन गया? मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो सामान्यतः एडीपी एटीपी में टूटता है। एटीपी रूप में जब एनर्जी आता है तो फिर फास्फेट जुड़ जाता है, तो फिर ये पुनः एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता है। ये तो हुआ एक अलग चीज, इसके बारे में होगा डिस्कशन बाद में। फिलहाल बात चल रही है कुछ और। सांस लेने की बात शुरू हो रही है और एनर्जी निकालने की बात हो रही। तो एनर्जी निकालने में ये कंक्लूजन निकल के आया, भैया जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जब वो पाचित हो जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप हमें ऊर्जा लेनी पड़ेगी। अब मसला आ गया, ऑक्सीकरण कैसे हो? ऑक्सीकरण के लिए एक दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो पोषक पदार्थ, वो तो पाचन से मिल गए। अब दूसरी चीज चाहिए, कौन? ऑक्सीजन। हाउ इट कम्स टू आवर बॉडी, ये एक मसला है। और जब ये मसला है, ऑक्सीजन हम कैसे ले, ये डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नंबर एक। और नंबर दो, वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है। ये दो चीज डिसाइड करेंगी कि वो इस ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या मोड ऑफ अप्रेंटिस अपनाता है, क्या तरीका अपनाता है। अब बात करें सबसे छोटे जीव प्रोटोजोन्स की। बेटा किसी एक प्रोटोजोन का नाम बता। है? नहीं पता? हालत काफी गंभीर है, पेशेंट काफी सीरियस। एक प्रोटोजोन का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? बाकी नहीं बता सकते? अरे, वो क्या बनी? प्रोटोजोआ कोई भी एक, देखो ये छठी क्लास का बच्चा बता देगा एक प्रोटोजोआ का नाम। कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं? वो बच्ची बताए। हाँ, जुगलीना, वॉलबॉक्स,
जुगलिना वोल्वोक्स 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 बेटा प्रोटोजोआ नहीं है, वो तो एल्गी है। आपने यूनिसेलुलर के बता दिए, मैंने किसका पूछा है? प्रोटोजोआ। और आज तो वो सुनने भी है मुझे, है ना? तो ताजे ताजे याद होने चाहिए। हाँ, पैरामीशियम है, युगलिना है, एमीबा है, ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स है ना? ये सारे के सारे क्या है? अब भैया एमीबा को यदि हम देखें, जो प्रोटोजोन्स है जनरली, वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। चारों तरफ क्या है? पानी से घिरे हुए हैं। अब जब चारों तरफ वो पानी से घिरे हुए हैं और उनका जो सरफेस एरिया है, बॉडी का सरफेस एरिया है, वो भी पूरा का पूरा चारों तरफ से पानी के कांटेक्ट में है। इस पानी के अंदर ही ऑक्सीजन घुली हुई है, इस पानी के अंदर ही ऑक्सीजन घुली हुई है। अब जब ऐसा है तो इसे तो भैया किसी ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं है इस ऑक्सीजन को लेने के लिए, है ना? ये तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा उसकी बॉडी में प्रवेश करेगी और ये अपना ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, अपनी रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी कर ले। रेस्पिरेशन में देखिए बच्चों, बेसिकली 3 बातें आती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे भी जाके। नंबर 1, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। 2 ही गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? लेकिन हम इनहेल भी एयर करते हैं और एक्सहेल भी एयर करते हैं। हम अंदर क्या लेते हैं श्वसन की क्रिया में, और क्या बाहर निकालते हैं? गलत, बिल्कुल गलत। अब सपोज कीजिए ये बाहर कौन है मेरे चारों तरफ? एयर। इस एयर का मैं कंपोजिशन अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 98%। O2 कितने परसेंट है? 20.8%। या आप कहेंगे 21%, मोटा मोटा। CO2 क्या कहेंगे? जी है 0.03% एंड अदर 1% लगभग, है ना? अब मैंने श्वसन के लिए क्या खींचा अंदर? अब तो आप ऑक्सीजन कह रहे हो। अब एयर कैसे आ गई? अब ऑक्सीजन से एयर कैसे बन गई? हैं? हम श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं? हैं? एयर लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? एयर। हमारे नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है जो उसमें से ऑक्सीजन, ये तो है टेक्निकल बात। लेकिन हम कहते हैं कि हम श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, क्योंकि श्वसन की क्रिया एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो भाई ये ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 को बाहर छोड़, ठीक है? इसके बारे में तो बिल्कुल ठीक बात है। ये उस एयर में से ऑक्सीजन ही लेगा क्योंकि डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है डायरेक्ट, है ना? और कंसंट्रेशन मायने रखते, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मायने रखता है। तो O2 का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो O2 मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे अंदर। लेकिन आप में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्सचेंज होना शुरू हो गया, आप में तो बहुत भीतर जाके एक्सचेंज होगा। तो आपने कौन सी गैस ली? एयर ली। और एमिबा ने कौन सी ले ली? एमिबा ने तो एयर ले ली, एमिबा ने तो O2 ले ली। अब अंतर थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब कोई बात नहीं। अब इसके बाद बढ़ते हैं, कोरीफर्स को देखते हैं, कोरीफर्स के बॉडी को देखते हैं। कोरीफर में क्या दिखाई देता है? वो भी पूरे के पूरे भैया समुद्र के अंदर हैं। उनके शरीर पर कोई नहीं बोलेगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। थोड़ा सा रिवीजन हम भी मांगते हैं आपसे। ये मैंने एक स्पंज बना दिया। क्या बना दिया? कोरीफेरा संघ का एक प्राणी बना दिया, है ना? इस कोरीफेरा संघ के प्राणी, इस चारों तरफ कौन है? पानी है, वाटर है, इसके बनने चार, ठीक है? यस सर। यानी इसकी पूरी बॉडी भी वाटर के कांटेक्ट में है, सरफेस एरिया। अब इसकी बॉडी पर ये छोटे छोटे से छिद्र हैं। यस सर। क्या नाम बेटे आपका? मंशा, मंतशा, मंतशा। बेटा कोरीफेरा का नाम सुना है आपने कभी? सुना है?
एक फाइलम है ना। पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं। पहले लेक्चर में थे हमारे, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको, आप नहीं थे। अच्छा, ये लाइन थी, ये तो थी, आप थी। हाँ, ये थे, मुझे पता है, इधर तो थे काफी बच्चे, इधर भी थे काफी बच्चे। हाँ। लेकिन ये तो ऐसी बातें पता होनी चाहिए, चाहे उस लेक्चर में थे या नहीं थे, बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ना। यस सर। अच्छा, पोरीफेरा का नाम किस किसने सुना है, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने सबने सुना है, लेकिन कुछ बच्चों, तुमने भी सुन लिया पोरीफेरा का, वेरी गुड। अच्छी बात है, सबशन का नहीं सुना लेकिन पोरीफेरा का सुना है। अच्छा बताओ, अगर पोरीफेरा में ये एक मैंने प्राणी बनाया है, इसकी बॉडी पर ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इनका क्या नाम है? क्या है? इतना डीप, ये नहीं पता। इतना डीपली नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, ये डीपली है, ये डीपली नहीं है, ये तो सरसरा है, ऊपर ऊपर से है ये तो, है ना। सर कितने बच्चों को पता है इनका नाम? कितने बच्चों को नाम पता है? हाँ, ये वाली बच्ची बोलेगी, बीच में बैठी है। हाँ, इनका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है बेटा? ऑस्ट्रिया। और आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाएगा, यस तो सर। पानी के साथ पानी में घुली हुई O2 भी इसके अंदर जाएगी। तो अपने पूरे बॉडी सरफेस का इनका एरिया, इनके जो वॉल्यूम है इनकी बॉडी का, जो वॉल्यूम चाहिए इन्हें एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वो पूरा कर देता है। इसलिए इनमें भी अलग से कोई ऑर्गन इस तरह का नहीं है जो कि रेस्पिरेशन के लिए इन्हें बनाना पड़े। ठीक। पोरीफेरा के बाद अगला फाइलम कौन सा आता है? सिलेंट्रेटा। कौन सा आता है? सिलेंट्रेटा के प्राणी के भी चारों तरफ वही वातावरण आपको मिलेगा, है? तो उनमें भी अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इवन प्लेटी हेलमेंथिस में भी यही घटना होती है, प्लेटी हेलमेंथिस में भी यही घटना होती है। ठीक। कुछ एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो एनारोबिक होते हैं। क्या होते हैं? उन्हें कम एनर्जी चाहिए इस तरह के लिए, क्योंकि बाकी एनर्जी तो वो पैरासाइटिक रूप से ले ही रहे हैं, तो उनमें एनारोबिक है तो एयर की जरूरत ही नहीं होती उनमें। अब बात आते हैं एनिलीड्स। एनिलीडा संघ का कोई एक प्राणी जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा हो, अच्छी तरह से जाना हो, उसका नाम क्या है? हाँ बेटा, अर्थवर्म। क्या नाम है? वो तो अगला क्वेश्चन था मेरा जो तुम बता रहे हो। अर्थवर्म का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम कितने बच्चों को पता है? 1 2 3। हाँ बेटा, आप बताओ। फेरिटीमा पोस्टुमा, बिल्कुल ठीक। फेरिटीमा पोस्टुमा की बॉडी कैसी होती है? सिगमेंटेड है, मेरिस्मेटिकली सिगमेंटेड बॉडी है उसकी। उसके बाहर उसकी जो स्किन है, उसकी क्या खास बात है? मॉइस्ट स्किन। कैसी स्किन है? क्योंकि मॉइस्ट स्किन होने से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो अच्छा होता है। तो अर्थवर्म में तो भैया स्किन आ गई, है ना। अब अर्थवर्म तो जमीन के अंदर भी रहता है, उसकी तो पूरी बॉडी है ना, कभी संपर्क में हो सकते, कभी नहीं हो सकती है। तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर है? एक बच्चा, एक बच्चे के अलावा और कोई बच्चा? मैंने पढ़ा दिया है ये कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? हाँ, ट्रेकियल ट्यूब अर्थवर्म में है। वो क्या बोल रहे हो भाई, कहीं कंफ्यूज हो गए हो, घूम रहे हो। ट्रेकियल ट्यूब अर्थवर्म में। हाँ, एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हुआ है बस अब। हाँ, क्यूटिकल स्किन से कर रहा है भाई, वो मॉइस्ट स्किन से कर रहा है, क्यूटिकल से कर रहा है रेस्पिरेशन। कुटेनियस है ना, इस क्यूटिकल से कर रहा है मॉइस्ट, है ना। अर्थवर्म भूल गए तुम? अर्थवर्म में इतना सारा आपको पढ़ाया था और आप भूल गए अर्थवर्म के बारे में, है ना। क्यूटिकल है, ट्रेकिया नहीं है, ट्रेकियल ट्यूब्स नहीं है, है ना।
चलो भैया ठीक है, तुमने जो कह दिया मान ली हमने बात। अब आते हैं आर्थ्रोपोड्स। किसके बारे में आते हैं? अच्छा, आर्थ्रोपोडा का नाम तो भाई सबने सुना होगा, या आर्थ्रोपोडा का नाम नहीं सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? इतने बच्चों ने सुना आर्थ्रोपोडा का नाम, सभी ने सुना है, बस इसका मतलब तो ये हुआ आर्थ्रोपोड्स। अगर मैं पूछ लूं आर्थ्रोपोड से नाम, आर्थ्रोपोड्स क्यों कहते हैं इन्हें, इसकी कोई खास बात है क्या? यस सर, जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं। ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, बाहर इनके अंदर क्यूटिकल है, हैं? बहुत मोटी परत है ना? अब इनमें रेस्पिरेशन के लिए प्राय, अच्छा इसका सबसे बड़ा जो क्लास है आर्थ्रोपोड्स की, सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? बताई थी मैंने अलग से, इंसेक्टा। कौन सी क्लास है? इंसेक्टा। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं इसमें। तो भैया ये जो ज्यादातर इंसेक्ट्स हैं, इनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है? नहीं, ट्रेकियल ट्यूब, जो तुम्हें पहले बोलना था अब नहीं बोल रहे उसे। क्या है? ट्रेकियल ट्यूब्स हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स हैं। आपने देखा था अभी कॉकरोच तो भी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है आपने। ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, उसकी उस पे स्पाइरिकल्स होते हैं, लेटरल स्पाइरिकल्स हैं? वहीं से गैस का एक्सचेंज आता है, ट्रेकियल ट्यूब्स में आता है। ट्रेकियल ट्यूब ट्रेक्यूल्स में बटी होती हैं, और ये ट्रेक्यूल्स जो है सप्लाई लेते हैं आप, है ना? एक खास और बात पता है आपको, कॉकरोच में कोई पिगमेंट भी था क्या उसके ब्लड में? जैसे हमें तो हीमोग्लोबिन होता है, सर हीमोसिन नहीं, हीमोसिन तो उसमें कोई पिगमेंट है? नहीं होता। नहीं होता, ये बात हमने बताई थी आपको, है ना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यस सर। है ना? सारा कुछ वहीं हो जाता है, लेन देन उसमें ही। कोई कैरियर नहीं है उसके पास, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इस तरह का कोई कैरियर आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। तो भैया एक तो आ गया ट्रेकियल ट्यूब्स, इसके अलावा और सर गिल्स गिल्स कुछ में गिल्स भी होते हैं, है ना? गिल्स भी हैं कुछ में। यस सर। लंग्स नहीं है, बुक लंग्स है, बुक लंग्स है। यस सर। बुक लंग्स, बुक तो देखिए ना, जिस तरह किताब के पन्ने होते हैं ना, इस तरह से वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही इस तरह से होते यस सर। हैं, तो उन्हें बुक लंग्स कहा गया। क्या कहा गया है? बुकलाल बुक लंग्स। बुक गिल्स भी होते हैं, यस सर। बुक गिल्स गिल्स भी होते हैं, ठीक है ना? सर। चलिए यहां तक तो आ गए आप। अच्छा, जो मोलस्का है ना, उनमें भी गिल्स जैसी संरचना ही होती है, मोलस्क में भी गिल जैसी संरचना ही, ठीक है? अब उसके बाद भैया एडवांस जंतु की तरफ आओ, बड़े बड़े जंतु की तरफ आओ, हैं? फिश को देखो, फ्रॉग को देखो, एम्फीबियंस को देखो, हैं? रेप्टिलिया को देखो, और किसे देखो? मैमल्स को। मत्स्य, मछलियां। यस सर। मछलियों में क्या है इस काम के लिए? गिल्स है। यस सर। क्या है? यस अच्छा, फिशेज को हमने कितने भागों में बांटा था? दो में। नाम याद है किसी को? सर। किसे किसे? हाँ, कॉन्ड्रिथीज एंड ऑस्ट्रिचीज, वेरी गुड, बढ़िया। वैसे याद रखना है कि जब पूछे तो एकदम पता लगे। और उनके हमने गिल्स की खास बात भी बताई थी, एक में ओपरकुलम होता है और दूसरों में ओपरकुलम नहीं होता, विदाउट ओपरकुलम गिल्स होते हैं। नया बात भी सब बच्चों को। तो भैया उनमें गिल्स चूंकि किसके संपर्क में है? वाटर के संपर्क में है, तो वहीं से एक्सचेंज होता है गैसेस का। उनमें एक संरचना आ गई गिल्स। क्या आ गई? यस गिल्स। अच्छा, मछली को बाहर निकालते हैं ना, मर क्यों जाती है वो? हवा ले ली, हवा तो हम भी तो सांस ले रहे हैं, तो मर क्यों जाती है? सर गिल्स पर मेरा यस तो है। जब वो गिल्स जो है पानी में से ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो क्या वायु से नहीं ले सकते?
गिल्स में डिफ्यूजन ही तो होना है गैस का। यस सर। O2 निकालनी है, CO2, CO2 देनी है, O2 लेनी है। तो जानते क्यों मर जाती है? क्योंकि उनके जो गिल्स जो है ना खुले खुले होते हैं जो पानी में, वो कैलॉप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैलॉप्स हो गए। तो वो वेन्स जो है जिनके थ्रू एक्सचेंज होना है जिनमें, वो बंद हो गई। तो अब एक्सचेंज करें तो किससे करें? तो वो मर गया। ठीक है, आप उसके गिल्स के ऊपर पानी डाले जाओ, वो खुले रहेंगे, तो वो जिंदी रहेगी। देखा कि जो मछुआरे वगैरह जो मछलियां बेचते हैं, वो बहुत थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के मछली को छोड़ देते हैं, तो वो जीवित रहे, है ना? उसे फायदा है जीवित रख के मछली को, कि अगर नहीं भी किया है तो कल बिक जाएगी, तो उसे जिंदा रख लेगा। अगर उसने कर दिया पूरा काम तो सड़ जाएगी, कल तक उसे कुछ खानी पड़ेगी, है ना? चलिए, गिल्स है उनमें। उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो प्राणी है, कौन प्राणी है? एम्फीबियन का किसने नाम सुना है? एम्फीबिया का नाम सुना है किसी बच्चे ने? यार कुछ ही बच्चे सुन रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया नाम भी। हाँ, इल्मा क्या खास बात है उसकी एम्फीबियन की? सर वो लैंड पे रहते हैं और पानी में जाते हैं। अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो जमीन पर व्यतीत करते हैं, और अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो पानी में व्यतीत करते हैं। अगर हम एम्फीबियंस को देखें, वास्तव में वो एनिमल्स का वो ग्रुप है जो पहली बार पानी को छोड़कर जमीन पर आया। पानी को छोड़कर जमीन पर, तो इसका मतलब है उनमें सारी खासियतें तो वो होंगी जो पानी में रहने वाले जंतु हैं। यस सर। तो मेंढक की अगर हम बात करें, मेंढक देखा सब बच्चों ने? यस सर। मेंढक में रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, जरा देखें। सबसे पहले तो जब वो लार्वा अवस्था में होता है, कौन? फ्रॉग के लार्वा का नाम कितने बच्चों को याद है? उसके लार्वा को क्या कहते हैं? हाँ, टेडपोल लार्वा। क्या कहते हैं? अच्छा, इस टेडपोल लार्वा, ये तो पानी में रहता है पूरा का पूरा, जैसे फिश रहती है वैसे ही रहता है। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होना चाहिए? कुटेनियस नहीं होता है, इसमें गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स हैं। क्या है? एक्सटर्नल गिल्स हैं, इसमें गिल्स होते हैं बेटा। टेडपोल में, टेडपोल में रेस्पिरेशन किसके द्वारा है? गिल्स के द्वारा होता है, एक्सटर्नल होते हैं। और जब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये गिल्स गिर जाते हैं। ये गिल्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं। उसके बाद मेंढक एडल्ट बना। अब जब एडल्ट बना तो उसमें क्या क्या चीजें आ गई? रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग डिवाइस डेवलप हो गई। एक स्किन, त्वचा। एक बच्ची ने कहा लंग्स पुअरली डेवलप, लंग्स होते हैं लेकिन लंग्स आर पुअरली डेवलप इन फ्रॉग। लंग्स आर पुअरली डेवलप इन फ्रॉग। अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए लंग्स आर पुअरली डेवलप इन, एक लिखा हुआ फ्रॉग, दूसरा लिखा हो वेल, तीसरा लिखा हो डॉल्फिन, चौथा लिखा हो मैन, तो किसे लगाओगे? और ठीक है ना? तो भैया लंग्स आर पुअरली डेवलप इन फ्रॉग। इसके अलावा क्या और भी कोई ऑर्गन है जिसके द्वारा फ्रॉग रेस्पिरेशन करता होगा? यस सर। फेरिंजियल कैविटी, मुख ग्रासन गुहिका, हिंदी में नाम है इसका तो फेरिंजियल कैविटी। ठीक है बच्चों? यस सर। मुख ग्रासन गुहिका, इसके द्वारा भी फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। तो कई विकल्प ले लिए उसने, जमीन पे आया है पहली बार, कई विकल्प लेके, भाई कोई विकल्प छूट ना जाए कहीं। अब ये बात अलग अलग है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब वो आगे बढ़ा तो कौन डेवलप होते चले गए? अगले जंतुओं में लंग्स। ठीक, इसके बाद कौन आते हैं? रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स में किसके किसके द्वारा सब्शन हो रहा है? लंग्स के द्वारा। एव्स बर्ड्स में किसके द्वारा हो रहा है? लंग्स के द्वारा हो रहा है। मैमल्स में किसके द्वारा हो रहा है? लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा हो रहा है। यानी कि लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करने वाले एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टिलियन भी है, एव्स भी है, मैमल्स। यानी एक बहुत बड़ा जंतुओं का समूह ऐसा है जो कि रेस्पिरेशन कर रहा है किसके द्वारा? लेकिन कुछ जंतु जो पानी में थे चारों तरफ, वो पानी की ऑक्सीजन को लेकर ही अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब भैया प्रॉब्लम्स तो दोनों रेस्पिरेशन में आती है जीवों को। अच्छा, पानी में रहने वाले को क्या प्रॉब्लम आती होगी? नहीं, पानी में रह रहा है वो, तो पानी से रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उसे क्या दिक्कत है? सॉल्ट कंसंट्रेशन। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुली होती है। पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, तो इसलिए उन्हें बार बार मूवमेंट करना पड़ता है, बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने के लिए। चलो एयर में है तो क्या, हमें क्या, हम जैसे को क्या दिक्कत आती होगी जो एयर में है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमें अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मॉइस्ट रखना है। जब तक हम मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। नम बनाए रखना है, नम बनाए रखना है तो भैया पानी एवोपरेट कर लगातार होता है ना। हम एक दिन में लगभग अपने रेस्पिरेशन के द्वारा ही लगभग 450 से 500 ना ml पानी जो है उड़ा देते रेस्पिरेशन के द्वारा। अगर हम शुष्क वातावरण में हो तो एयर ही, लेकिन शुष्की वातावरण हो तो ये फिर दिक्कत होती है, मॉइस्ट रखना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा यदि जब गर्मी में आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको भी थोड़ी थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कारण क्या है? उसका कारण यही है बेसिकली कि उतनी तेजी से मॉइस्ट नहीं हो पाती हमारी लंग्स वगैरह के पूरा टेम्परेचर पर, है ना, थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए, अब आपको पता लग गया कि भैया हम में तो कौन है? लंग्स हैं जिनसे हमें काम लेना है ना? तो भाई अब अपने लंग्स को पहचान लें हम। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ बातें हैं जो हमें, अच्छा उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं हमें रेस्पिरेशन में करना क्या क्या है। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन के लिए हमें एक्सहेल एंड, पहले इनहेल कह देता हूं मैं। इनहेल को क्या कहते हैं भाई? अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, इनहेल। और एक दूसरा है निहि श्वसन। इंग्लिश में लिखता हूँ। अरे देखो, मैं जिसमें लिखूंगा दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी, इंग्लिश वालों की भी, हिंदी के वालों की भी। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे। ही इंग्लिश में लिखेंगे ना। इनहेल, एक्सहेल, क्या है? इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, इनहेल करना अंदर ले, एक्सहेल करना बाहर निकालना। तो एक्सहेल एंड इनहेल ऑफ गैसेस, पहला पार्ट ये रहा। इसके बाद क्या होता है? एक्सहेल और इनहेल के बाद क्या होगा?
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या होगा बेटा? इसे हम एक ही पॉइंट मान लेते हैं, दूसरा होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या है ना? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन के बाद फिर क्या होगा? या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में होके एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे, वो ज्यादा बढ़िया टर्म है ना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बजाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा बढ़िया शब्द है। एक्सचेंज होता है यहाँ, हो गया एक्सचेंज। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका, ये लेके जाई जाएंगी, है ना। देखिए समझिए, ऐसे मैंने क्या किया, एयर ली, एयर ले ली अपनी बॉडी में, लंग्स में जाएगी, लंग्स में अब ये ले ली और मैंने यहीं पे बाहर भी निकाल दी, राउंड प्रक्रिया को। तो एक्सेल और इनहेल लगातार कर रहा हूं मैं, तो इसमें पहला टॉपिक तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? एक्सेल यानी नहीं कर दिया, तो भैया जो मैंने एक्सेल और इनहेल करने के लिए लिया, तो भैया जो मैंने ऑक्सीजन ली थी वो अंदर गई, एक्सचेंज की गई, और CO2 उसके बदले में दे दी गई, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, तो अब ये गैसेस जाएंगी कहाँ? ट्रांसपोर्ट होंगे। कहाँ होंगे? ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ब्लड में जाएंगी ना ये, ब्लड में लेके जाएगा, और ब्लड में लेके कहाँ पहुंच जाएगा? टिश्यूज में। और जब टिश्यू के पास पहुंचेगा तो फिर पुनः क्या होगा? हैं? असली डिफ्यूजन होगा फिर, है यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, यहाँ पर भी क्या है, एक एक्सचेंज यहाँ पर भी होगा। होगा क्या नहीं होगा? टिश्यू में देखो, एक तो आपने जहां से उठाया सामान वहां, और एक जहां देना है वहां, दोनों जगह एक्सचेंज होगा नहीं? तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, दोनों यहाँ चल जाएगा। डिफ्यूजन होके गैस आ गई सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जब सेल आ गई ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा भाई? अब उसके अंदर जो है असली रेस्पिरेशन होगा, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम इसे कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये स्टेप होते हैं हमारी जो पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है। ये सारे के सारे स्टेप जो है इसका पार्ट है रेस्पिरेशन। क्या है? अब इसे दो पार्टों में बांट दिया गया है इस पूरी प्रक्रिया को, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जितना पार्ट बॉडी से सेल से बाहर हो रहा है वो एक्सटर्नल है। वो क्या है? एक्सटर्नल है। लेकिन ये हिस्सा चूंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, ये क्या है? इंटरनल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? आगे सर। अब भैया सबसे पहले तो ये काम करने के लिए आपके पास जो ऑर्गन है उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर। चलो अब आते हैं यहाँ पर। आपकी बॉडी का सबसे बाहरी ऑर्गन कौन है? नाक। सब बच्चों के नाक है। चेक करो है कि यस सर। है। ये रूट है, इसमें कार्टिलेज भी है और बोन भी, नेजल बोन भी है और कार्टिलेज भी। ये नोज का क्या है? रूट है। क्या है? ये ब्रिज है। ये क्या है? ये बॉडी है। ये क्या है? और ये टिप है। ये क्या है? नोज टिप। ठीक, नोज टिप। और ये जो ये दिखाई दे रहे हैं दो चीज जो नीचे की तरफ है, हाइपोस्टोम है, हम नीचे की तरफ है, दीज आर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल।
क्या है ये? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सब बच्चों में, सब मनुष्य में 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं और इसके भीतर पूरा का पूरा नेजल चैम्बर है। क्या है? अब इस नेजल चैम्बर को एक बोन के द्वारा, एक सेप्टा के द्वारा, नेजल सेप्टा जिसे कहते हैं, 2 पार्ट में बांट दिया गया, राइट नेजल चैम्बर एंड ठीक है, यस सर। बट गया ये। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये थोड़ा मोटा मोटा सा अपना एक डायग्राम खोलो एनसीईआरटी को, जल्दी से खोलो। एनसीईआरटी का एक बहुत सुंदर सा डायग्राम। शुरू में बेटा अरे रेस्पिरेशन नहीं खोलो, रेस्पिरेशन में फ्लो, रेस्पिरेशन पे आओ और आओ आगे। रेस्पिरेशन अगला खोटी के हाथ खोलो, इससे पीछे टायर कर दिएगा। अभी के लिए तो एआई के देखा लगता है। चलो, है नहीं वो डायग्राम इसमें, है नहीं इसमें, एनसीईआरटी में नहीं है वो डायग्राम। चलिए कोई बात नहीं है, ज्यादा घबराने की बात। हमने जो डाइजेशन में दे रखा है उसी से हेल्प ले लेते हैं। डाइजेशन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे पीछे ये एरिया दिखाया हुआ, तो उस वाले को खोलो, यस सर। उससे आपके काम चल जाए। ठीक है, अब भैया हमारा पीछे तरफ जाके जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, क्या है? इंटरनल नॉस्ट्रिल है, वो जाके फेरिंग्स में खुलेंगे। फेरिंग्स को हमने 3 पार्टों में बांट रखा है। किस में? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट है कि नहीं? यस सर। पता है फेरिंग्स के कितने पार्ट हैं? कौन से? नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, अब ये नॉस्ट्रिल खुल गए पीछे फेरिंग्स में जाकर, और फेरिंग्स में जहां ओरोफेरिंग्स है, दोनों की जहां पर बाउंड्री है, किस की? ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स की। वहां फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग है? कितनी ओपनिंग बताई थी मैंने? कौन कौन सी? एक का नाम क्या है? एक का नाम गलट और एक का नाम ग्लोटिस। तो भैया आज ग्लोटिस का काम है, कल गलट का काम था, आज ग्लोटिस से काम है ना। अब ये जो ग्लोटिस है, क्या है? ग्लोटिस है, जो आपका गर्दन है, उसके पीछे खुला है किसमें? लैरिंग्स में। इसमें वास्तव में लैरिंग्स की ओपनिंग है ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजनल ढक्कन है। यस सर। जिसे क्या नाम दिया था हमने? एपिग्लोटिस। और ये क्या करता है एपिग्लोटिस? जब हम म्यूटेशन करते हैं, भोजन को निगलते हैं, तो ये ढककर किसे बंद कर लेता है? ग्लोटिस को या गलट को? हैं? गलट को? ग्लोटिस को करेगा बंद, क्योंकि हाँ ग्लोटिस को बंद करता है। किसे बंद करता है? ग्लोटिस को बंद करता है। किसे बंद करता है बेटा? अब जरा हम देख लें, एक स्ट्रक्चर पे आ जाए। अब हम ग्लोटिस वाला एरिया पकड़ लें। अब ये पीछे की तरफ बेटा खुला है लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी हमारा स्वर्गयंत्र। ये 9 कार्टिलेज का बना है। कितने का? 9 कार्टिलेज हैं इसमें, जिनमें से 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड होती हैं और 3 कार्टिलेज पेयर्ड होती हैं। ये हमारा साउंड बॉक्स है, क्योंकि साउंड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इसमें जो सबसे प्रमुख कार्टिलेज है वो बेटा थायराइड कार्टिलेज। क्या है? थायराइड कार्टिलेज है, जो आगे की तरफ दिखती है, और ये आगे की तरफ पुरुषों में फूल कर काफी फूली रहती है, बड़ी रहती है, एडम्स एप्पल बनाती है। क्या बनाती है? एडम्स एप्पल बनाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, फूल जाती है। लेडीज में, गर्ल्स में ऐसा नहीं होता। आइए,
एडम्स एप्पल उनमें कम विकसित होता है। ठीक, इसमें वोकल कॉर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं बेटा। इन वोकल कॉर्ड की वजह से ही साउंड क्रिएट होती है। मेल के वोकल कॉर्ड बड़े होते हैं, लेथरी होते हैं, इसलिए उनकी साउंड जो है भारी होती है। गर्ल्स में ये पतले होते हैं, फैदरी होते हैं, तो उनकी साउंड जो है पतली। ठीक, इसके पीछे एक पूरा का पूरा लंबा, पूरी गर्दन की लंबाई में फैला हुआ विंड पाइप है। और ये विंड पाइप कहां तक फैलता है? फिफ्थ कोरेकिक वर्टिब्री तक, पांचवी कोरेक्स वर्टिब्री है ना। वर्टिब्री है ना अपने फरहान, कहाँ है वर्टिब्री आपके? दिखाओ, हाथ लगाओ वर्टिब्री में। ये वर्टिब्री है बेटा फरहान। तुम जरूर पेशेंट के उल्टे सीधे ऑपरेशन करो, है ना। आपको कहा जाएगा इसकी थोरेक्स वर्टिब्री में गड़बड़ है, आप उसकी स्टर्नम निकाल के बाहर रख दोगे। ये लो जी हैं? ये पकड़ो अपनी बेटा, ये स्टर्नम है। कौन है? कौन सी बोन है ये? वर्टिब्री कहाँ होती है? डोर्सल साइड में। आपकी डोर्सल साइड किधर है? ये है। तो थोरेक्स वर्टिब्री भी थोरेक्स रीजन में ही होगी। कहाँ होगी? थोरेक्स रीजन में ही होगी भैया, है ना। वक्ष गुहा में ही होगी और पांचवी तक फैली होती है। कौन ये? विंड पाइप। फिफ्थ थोरेकिक वर्टी, फिफ्थ थोरेकिक वर्टी के पास से आगे ये दो पार्ट में बट जाती है। इसे ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेकिया। इट इज नोन एज ट्रेकिया। और बेटा इस ट्रेकिया में कार्टिलेज के बने हुए क्या होते हैं? कार्टिलेज के बने हुए इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, जो शी शेप में होते हैं। किस साइड में ये इनकम्प्लीट होते हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया। डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड में कंप्लीट है, सामने की तरफ हमारे कंप्लीट है। और डोर्सल साइड में ये क्या है? एक और प्रश्न पूछा गया, इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं। ये इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? कितने बच्चों को पता है ये बात? हाथ खड़ा करें। ये रिंग्स जो हैं, वाई दे आर इनकम्प्लीट? एक बच्ची, दो, तीन, चार, पांच। हाँ बेटा आप बताओ। सर जब बोला कोई बोलस किस में जाएगा? ट्रेकिया में ही जाएगा? किस में जाएगा? हमारे यहाँ पर कितनी नलियां पैरेलल पड़ी हुई हैं? दो। एक तो ट्रेकिया और दूसरी कौन है? पैगस। ट्रेकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस, इसोफेगस की ओपनिंग। बिल्कुल ठीक, आपने पकड़ तो सही लिया है, लेकिन जाएगा किसमें वो? इसोफेगस। तो इसोफेगस का जो मूवमेंट है, जब हम बोलस को अंदर ले रहे हैं, जब हम अपना निवाला निगल रहे हैं, तो बोलस जो है जब इसोफेगस में पहुंचता है, तो भैया उसे इसोफेगस की दीवार को प्रेस करता है। तो अगर ये नली पूरी होगी तो प्रेस करने में दिक्कत आए, तो उसे पैसेज मिल जाए, उसकी इजी मूवमेंट रहे बोलस का, तो इस कारण से ये इनकम्प्लीट रिंग होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के बारे में इतना पता होना चाहिए। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दो भागों में बट जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई। जैसे टीथ एंड टूथ होता है, सिमिलर और प्लूरल का मसला। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये भैया प्राइमरी ब्रोंकस जो है, अपनी अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश कर जाते हैं, लेफ्ट लंग्स एंड। एक प्रश्न यहां पर और आता है, जो हमारा कौन है?
बनाया जा रहा है। जो लेफ्ट लंग है हमारा, कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग है, वो थोड़ा छोटा होता है और राइट बड़ा होता है। लेफ्ट में 2 लोब है, राइट में 3 लोब। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस भी है। ऐसा क्यों? लेफ्ट छोटा क्यों, राइट बड़ा क्यों? कितने बच्चों को पता है इसका जवाब? 2 बच्चे, 3, 4 बच्चे। हाँ, वो बच्चा होने वाला। सर हार्ट होता है ना सर। हमारा इस लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट होता है। अब हार्ट को भी तो जगह चाहिए भैया, नहीं? वो भी तो अपनी जगह घेरे हुए है, नहीं? यस सर। तो अगर आप देखें अपने चित्र को ध्यान से, हार्ट दिखा रखा है इसमें कहीं को? यस सर। एक छोटा सा हार्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ हो, तो इसका भाई प्लेस है यहाँ, इसे भी जगह चाहिए। ये राइट साइड तो है नहीं, लेफ्ट साइड है, इसलिए हमारा लेफ्ट लंग्स जो है उसके अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है और उसमें मार्केशन होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, चलो, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, अब जब लंग्स में प्रवेश कर जाती है तो ये पहले बढ़ती है सेकेंडरी ब्रोंकस, इसमें फिर टर्सरी ब्रोंकस। सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स हो जाती हैं शुरू। और ब्रोंकियोल्स में भी सबसे पहले नहीं, इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या है? और टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो जाकर खुलती है सेक लाइक स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मैंने? इसे देखो जो मैंने लिखा है, यहां से पढ़ते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नेजल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंका। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आया? यहां पर आकर बात बनती है, इतने लंबे टर्मिनल से गुजर कर एयर आ रही है, ऐसा क्यों? एयर में से ऑक्सीजन निकालनी है। क्या तो बड़ा अच्छा है। कहाँ निकलती है इनमें से? कहाँ निकलेगी एयर में से ऑक्सीजन आपके हिसाब से? नहीं, तो इसमें क्या हुआ इतने लंबे रास्ते में? भाई ऐसा होना चाहिए था, इतने लंबे रास्ते की जरूरत ही क्या थी? ये नेजल चैम्बर, ये लैरिंग्स और वहीं एल्वेलाई चिपक जाते। इतना लंबा पैसेज क्यों दिया, है ना? और अच्छा, आपके नाक में बाल होते हैं? क्यों? अच्छा, लाभदायक है या हानिकारक है? इन लड़कों से पूछो। जब भी अपनी मूछें बनवाने जाते हैं नाइयों के यहाँ, तो सबसे पहले क्या कहते हैं उन्हें? यार ये बाल बढ़ गए हैं, इन्हें निकाल, है ना? कटवाते हैं आप बाल अपने।
क्योंकि आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? देखो, सीधा सा कारण है। अगर हम देखें नेचर में, प्रकृति में, अगर हम देखें अब तक का, अब थोड़े दिनों में, थोड़े कई हजार साल बाद लड़की की भी बाल बढ़ जाए ना, अभी लड़कों के बढ़ते हैं। कारण है, हमारे बॉयज, हमारे मैन पावर जो है, हमेशा बाहरी वातावरण में रहने के कार्य करते रहे हैं, है ना? और ये बाल जो है डस्ट को पकड़ते हैं, डस्टिंग पकड़ते हैं। अब आपको धूल भरे वातावरण में लेबर वर्क करना है, सब इधर उधर कार्य करना है, तो भैया बाल लंबे लंबे तो होंगे ही आपके, है ना? ये नाक में बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। जितने नाक में बाल ज्यादा है, समझ लो कि प्योर आप, देखने में भले बच्चे अच्छे ना लग रहे हो आप, लेकिन हवा जरूर शुद्ध खा रहे हैं आप इससे। तो यहाँ से वो बाल कहाँ लेके गए? यहीं पे डस्ट वगैरह तो यहीं पे आ गई, डस्ट वगैरह तो क्या हो गई। अब जिस दिन आपके पिटाई विताई चलेगी, अब आ रहे हैं त्योहारों का सीजन, तो जब वो डस्ट उठती है तो आप बहुत छींकते हैं, और जब तक छींकते हैं जब तक कि वो डस्ट बाहर ना हो जाए। उसके बाद ये जो लंबा पैसेज है, इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग पैसेज। क्या कहते हैं इसे? एयर कंडक्टिंग पैसेज। यहाँ पर कंडक्ट होती है एयर। सबसे पहले तो हमें उस एयर को जो हमने बाहर से ली है उसे मॉइस्ट करना है। क्या करना है? मॉइस्ट करना है। तो इतने पूरे लंबे रास्ते से आके मॉइस्ट हो, सबसे पहले तो डस्ट हमने खींच ली, फिर हम इसे मॉइस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। भाई इसके बॉडी के टेम्परेचर पे लाएंगे नहीं उस एयर को। बाहर ठंडी है बहुत, या बहुत गर्मी है, तो भैया आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते उसे उस टेम्परेचर पे लाना है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर। तो इसके लिए ये कंडक्टिंग पैसेज इतना बड़ा। ठीक, उसके बाद ये जो एल्वेलर डक्ट है, एल्वेलर है, और इसकी जो डक्ट है बेटा, इसकी एक डक्ट भी होती है जो किसमें खुलती है? टर्मिनल ब्रोंकियोल से। ये दोनों हिस्से ही क्या है? एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पोर्शन है। गैसेज एक्सचेंज पोर्शन ये दो ही है, बाकी क्या है? कंडक्टिंग पोर्शन। कंडक्ट होती है बात में, एक्सचेंज नहीं होता कहीं पे, है ना? एक्सचेंज केवल कहाँ हो रहा है? कंडक्शन में। ठीक है, एक्सचेंज गैसेज का यहां पर है एक प्रोसीजर है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये वाला। एक्सेल और इनहेल लेके तो आप वहां तक पहुंच गए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसमें हो रहा है? एल्वेलाई। एल्वेलाई एंड एक डक्ट एज एक्सचेंज पोर्शन। यही एक्सचेंज पोर्शन है आपके पूरे के पूरे ट्रैक का। बाकी कंडक्टिंग पोर्शन। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं, क्वेश्चन आता है इस पे बन के। अब इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया। चलो अभी इसे बाद में करेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अब ये भैया होता कैसे है, अब इस पे आता है क्वेश्चन, है ना? कैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं, कैसे एक्सेल कर रहे हैं, कैसे इनहेल कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी। समझते हैं इस प्रोसेस को भी भाई। हैं? ये तो पढ़ा ले साथ की छुट्टी है। अच्छा टाइम हो गया, इससे कोई बात नहीं। चलिए, आज आपने सीखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारी रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग जंतुओं में कौन से ऑर्गन कहाँ कैसे कैसे हैं। ठीक है, किसमें कैसा क्यों है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब समझा? रेस्पिरेशन केवल एक्सेल और इनहेल नहीं है, बल्कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी इसमें ही आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज भी इसमें ही आता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस जो है हमारे, वो भी इसी के अंदर आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये पूरा प्रोसेस मिलके रेस्पिरेशन बनता है। ये एंजाइम की सहायता से होता है। हाँ, इसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है जो अभी तक हम समझ रहे हैं, अभी तक हम इसका मैकेनिकल प्रोसेस देख रहे हैं, अभी हमने इसका केमिकल प्रोसेस नहीं देखा, अभी तो मैकेनिकल चलेगा। और अभी भी हमने देखा कि हमें भैया बहुत सारे दो खूबसूरत से लंग्स हैं, है ना? लेफ्ट एंड राइट। ट्रेकिया में वो खुले हैं, ट्रेकिया से वो खुले हैं, और ट्रेकिया का पूरा ट्रैक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ट्रैक के द्वारा अंत में आके वो खुलते हैं। लेफ्ट और राइट हमारे लंग्स में क्या अंतर है, ये बात भी आपने जानी, और वो अंतर क्यों है ये भी आप जान पाए। ठीक।
अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि भैया ये एक्सहेल और इनहेल की जो प्रक्रिया है, अंतः श्वसन और निःश्वसन की जो प्रक्रिया है वो हमारी बॉडी में कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट उसे शुरुआत करते हैं और इसमें हेल्प करते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। थैंक यू क्या करना, कुछ नहीं करना। क्या होगा